सबसे पहले आप लोग जिस चीज की तैयारी करने आए हुए हैं उसके सिलेबस के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। सिलेबस जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक किसी भी परीक्षा को बेहतर आप नहीं कर सकते, मतलब उस परीक्षा में आप बेहतर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमको नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितना आपके लिए जो चीजें पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है यह भी जानना कि कौन सा चीज हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले सीटेट का तैयारी करने आए तो सीटेट जो आपको ये 2 लेवल में आपसे परीक्षा लेता है। ठीक है ना। पहला लेवल जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं पेपर 1 और दूसरा लेवल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है और पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 के लिए होता है। ठीक है। मतलब ये है कि अगर प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप उच्च प्राथमिक अर्थात स्नातक स्तरीय शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा 6 से 8। ठीक है ना। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ लोग यहाँ पर पेपर 1 की भी तैयारी करने आए होंगे, कुछ लोग पेपर 2 का भी और कुछ लोग दोनों का तैयारी करने आए होंगे। तो हमको दोनों के सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमको दोनों कैटेगरी में पढ़ना है। इच्छुक है कि नहीं आप लोग ये जानने के लिए? ठीक है। देखिए पेपर 1 में 5 सेक्शन होता है। सबसे पहला बात, ठीक है ना। पहला जो सेक्शन होगा बाबू वो होगा हमारा सीडीपी का और सीडीपी आपसे पूछेगा 30 नंबर का। उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन होगा हमारा वो होगा हमारा मैथ का और ये भी आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का? 30 नंबर का। उसके बाद का जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा ईवीएस का, ये भी आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का। और उसके बाद में लैंग्वेज 1 के रूप में आपसे पूछा जाएगा, क्या बताएगा? हिंदी। ये भी होगा आपसे कितना नंबर का? 30 नंबर का। लैंग्वेज 2 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप या तो संस्कृत ले सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं और नहीं तो आप उर्दू ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये भी आपसे पूछेगा कितने नंबर का? 30 नंबर का। सेक्शन की संख्या आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। 1 नंबर सेक्शन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पांचों सेक्शन से 30-30 नंबर के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और पांचों सेक्शन मिलाकर टोटल मार्क्स जो हो जाता है सीटेट में वो कितना हो जाता है? 150। 150 नंबर का आपसे परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है बात। पेपर 2 का अगर हम बात कर ले तो पेपर 2 में भी एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर सीडीपी 30 नंबर का पूछ रहा है वैसे ही आपको यहाँ पर भी सीडीपी पूछेगा कितने नंबर का? 30 नंबर का। मैथ और ईवीएस जो है ये पेपर 2 में हो जाता है गायब। यहाँ पर लैंग्वेज 1 के रूप में अगर आपसे हिंदी पूछा है पेपर 1 में 30 नंबर का तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी 30 नंबर का हिंदी आपसे पूछ लिया जाएगा। संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज 2 के रूप में जिसको चॉइस आप करेंगे, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, ये भी आपसे पूछेगा 30 नंबर का। चूंकि पेपर 2 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्नातक स्तरीय शिक्षक। तो स्नातक स्तरीय शिक्षक में ये माने रख देता है कि आपने स्नातक किस विषय से पास किया है, मीन्स ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर क्या है। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो आपसे पूछेगा साइंस कितने नंबर का? तो आपसे पूछेगा साइंस 60 नंबर का। ठीक है। अगर आप भूगोल से हैं, पॉलिटी से हैं, ज्योग्राफी से है, सिविक्स से है, फिलोसफी से है, समाज शास्त्र से है ना, मतलब आर्ट्स के जो भी विषय होते हैं अगर आप उससे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपसे 60 नंबर का पूछेगा आपसे एसएसटी, मतलब सोशल स्टडी। और ये टोटल पूछेगा कितने नंबर का? 60 नंबर का। जो साइंस वाला होगा उससे 60 नंबर का साइंस पूछेगा, जो आर्ट्स वाले होंगे उससे 60 नंबर का क्या पूछेगा? आर्ट्स पूछेगा। बोलो क्लियर है? अब ये टोटल मिलकर कितना होता होगा? देखिए तो 30-30-30 90 और 90-60 कितना हो गया? 150। मतलब पेपर 1 में भी आपसे लिया जाएगा 150 नंबर का परीक्षा, पेपर 2 में भी आपसे लिया जाएगा 150 नंबर की परीक्षा। ठीक है बात। अब हमको समझना ये है इसके बावजूद इसका जो कट ऑफ होता है सीटेट का वो फिक्स होता है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम लोग पात्रता परीक्षा कहते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा का एक रूल रेगुलेशन होता है ऐसा
कि पात्रता परीक्षा जो भी होता है उसका कट ऑफ पहले फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि ये परीक्षा पासिंग के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप जो है बीएड कर लिए हैं या फिर आप डीएड कर लिए हैं, है ना, या फिर आप एमएड कर लिए, बीएड हो डीएड हो एमएड हो, है ना, कोई भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप कर लिए हैं और टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद में आप शिक्षक बनने के योग्य तभी होंगे, सरकार आपको शिक्षक बनने के योग्य तभी मानेगा जब आप सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए गए पात्रता परीक्षा को पास करेंगे। तो देखिए, सरकार के द्वारा दो तरह के पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है, एक राज्य सरकार कराती है और एक भारत सरकार कराती है। तो अभी जिसका आप तैयारी करने बैठे हैं वो भारत सरकार वाला पात्रता परीक्षा है। इसी को जब राज्य सरकार कराएगी तो इसका नाम हो जाता है BTET, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन पूरे राज्य की बात अगर हम करें तो सेंट्रल टीईटी जो है वो पूरे राज्य में शिक्षक बनने के लिए मान्य कर दिया गया, क्योंकि यह भारत सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। तो कोई भी राज्य का बच्चा अगर सीटेट पास करता है तो उसको इतना प्रमाणित कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि यह बच्चा ट्रेनिंग करने के बाद में इस पात्रता को पास किया है, मतलब यह शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। क्लियर बात है? और जो भी पात्रता परीक्षा होता है उसका कट ऑफ फिक्स होता है। इस सब चीज को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बनने वाले भविष्य के शिक्षक हैं। कट ऑफ फिक्स होता है तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, मतलब सीधा कहें तो जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इस 150 नंबर का आपको लाना है 60% मार्क्स। तो 150 का 60% आई थिंक हो जाता है 90। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको नंबर कितना लाना होगा सीटेट में पास करने के लिए? 90 नंबर। ठीक है। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, मींस ओबीसी एससी एसटी, मतलब कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 150 का 55% मार्क्स लाना होगा। तो 82 नंबर का कम से कम आपको सीटेट पास करने के लिए चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो। देखिए, अगर कोई परीक्षा में कट ऑफ ऊपर नीचे हो रहा है, नियुक्ति परीक्षा जो होता है जिसमें कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, तो उसमें बच्चा जो फॉर्म भरता है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कट ऑफ का गिरना या कट ऑफ का चढ़ना जैसे। लेकिन सीटेट में वैसे नहीं होगा। जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे का अगर आप एग्जाम देते हैं, है ना, तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो गया तो कट ऑफ बढ़ जाता है, बच्चों की संख्या कम हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से तो कट ऑफ आपका डाउन हो जाता है। लेकिन पात्रता परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। पात्रता परीक्षा में क्या होगा कि अगर 5000 बच्चा फॉर्म भरा है सीटेट का तो फिर भी कट ऑफ इतना ही रहेगा। अनरिजर्व के लिए कितना रहेगा? 60% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 55%। कट ऑफ फिक्स रहेगा। 5 करोड़ लड़का फॉर्म भरेगा फिर भी कट ऑफ फिक्स रहेगा। तो जिस एग्जाम का कट ऑफ फिक्स होता है ना, उस एग्जाम को निकालना आसान होता है ना, उसके मुकाबले में जिसका कट ऑफ फिक्स नहीं होता है। अब यह निकालना आपके लिए आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे काहे नहीं निकलते हैं, ये भी सवाल है। जब इसका कट ऑफ फिक्स है तो कट ऑफ फिक्स रहने के बावजूद रिजल्ट का प्रतिशत इतना कम क्यों? अब अभी वाला में देख लीजिए, बिहार का जो रिजल्ट इस बार आया वो 7% मात्र उत्तीर्णता को प्रदर्शित किया, 7%। मतलब कि हाँ, बिहार में बात करें, पूरे बिहार में, मतलब बिहार में जो बच्चा सब फॉर्म भरा था सीटेट का, उसका 7% ही सीटेट में पास हो पाया, बाकी सब फेल कर गया। अब सोचिए कैसे? 100 गो बच्चा एग्जाम दिया तो 93 गो बच्चा चला गया फेल में और 60 गो बच्चा निकला कहां पर? पास में। तो यहां पर तो ये अंतर आपको दिख रहा है ना, 93 और 7 का। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये है कि कट ऑफ फिक्स रहने के बावजूद भी रिजल्ट का प्रतिशत इतना कम क्यों? ये सवाल है हमारे मन में, आपके मन में, आपके मन में, और यह बातें जानना जरूरी है। यहीं से आपको लिंक निकलेगा कि हाँ, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस 7% में आपको आना है कि 93% में जाना, ये बताइए पहले। 7% में जाना हो। अब सवाल यह है कि भाई 7% में जो बच्चा आया है वो कुछ ना कुछ तो अलग किया होगा। 93% में जो बच्चा आया है
जो सब किया होगा वही किया होगा वो भी। इसका मतलब ये है कि भाई 60% वाले में हमको अपना स्थान बनाना है, और ये जो स्ट्रेटजी को अपनाया है सेम स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे। अब पूछिए कैसे। 60% रिजल्ट आने के पीछे कारण, इतना ज्यादा अनुत्तीर्ण होने के पीछे कारण सिंपल सा कारण है। बिहार के 80% बच्चा को एग्जाम से पहले या जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो, उसके सिलेबस की समझ उसको नहीं है। सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम, उसको करिकुलम का ज्ञान नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है। बिहार का बच्चा मेहनती खूब है, 18 घंटा 20 घंटा कहे तो 24 घंटा में 26 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि उसको यह नहीं पता रहता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। समस्या ये है। तो सिलेबस की जानकारी नहीं होने के कारण रिजल्ट के प्रतिशतता में आपको कमी दिखाई दे रहा है। 80% बच्चा को रिजल्ट सिलेबस की जानकारी नहीं होता है, इसीलिए हम फर्स्ट क्लास में सिलेबस पहले बताते हैं। अब सुनिए, यहां पर बच्चा दिख रहा है सीडीपी, तो सीडीपी कितना नंबर का? 30 नंबर का। सब कोई जानता है भाई, बाल मनोविज्ञान बीए डीएड में पढ़े होंगे, किशोरावस्था, बाल अवस्था, शैशवावस्था पढ़े ना, पियाजे पढ़े होंगे, स्किनर पढ़े होंगे, वाइगोत्स्की पढ़े होंगे, पावलोव पढ़े होंगे, कुत्ता बिल्ली की कहानी सब पढ़ लिए होंगे। अगर आप क्लास किए होंगे तो ये सब बात आप जानते होंगे। तो आपके दिमाग में एक बात पहले से सेट हो गया कि हाँ, बाल मनोविज्ञान हम किसे कहते हैं। तो दिमाग में सेट हो गया, तो आपके दिमाग में केवल यही रहता है कि अरे भाई साइकोलॉजी केवल यही ना है। यहाँ पर हमको तो दिख रहा है मैथ, तो बच्चा अपने आप को समझ लेता है 30 मार्क का कि भाई अगर हमसे आर्य सवाल पूरा बन जाता है, एसएससी के सेट में हम 50 में 45 ला सकते हैं, तो 1 to 5 के मैथ में 30 में हम 30 नहीं ला सकते हैं क्या? ये उसका घमंड उसको कर देता है नैया पार। कैसे? समझिए, क्योंकि जिस दिन जो बच्चा समझ गया कि 30 नंबर का हमसे मैथ पूछ रहा है, वह उसी दिन गलत हो गया। समझ रहे हैं? 30 नंबर का आपसे मैथ नहीं पूछ रहा है। अब समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है 2 कैटेगरी के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर देख लिया बच्चा कि भाई ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडी, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र रखना चालू, इकोलॉजिकल सिस्टम से लेकर के पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर के जल तंत्र, जैव मंडल, सजीव मंडल, फलना मंडल, चिल्ला मंडल, टोटल मंडल रट गया। समझ रहे? उसको लग रहा है हम पूरा तैयारी क्लियर है, 18 घंटा पढ़े, मजाक थोड़े, नंबर तक 30 में 29 मारिए देंगे। फिर भी वह बच्चा जाकर के यहाँ पर फंस गया, क्योंकि जिस दिन वह सोच लिया कि ईवीएस 30 नंबर का है, उसी दिन वो फंस गया। समझ रहे हैं? हिंदी यहाँ पर जैसे उसको देखेगा, जाएगा दुकान में से कहेगा हिंदी का एवोल्यूशन का ग्रामर दीजिए, सारा संधि से लेकर समास से लेकर उल्टा शब्द सीधा शब्द जो है आपको, मतलब उसमें जितना भी कंटेंट उसको देखेगा, संधि समास शब्द भेद अलंकार से लेकर उल्टा सीधा पर्यायवाची टोटल शब्द रट लेगा। उसको दिमाग में क्या हो गया भाई कि हमसे हिंदी 30 नंबर का पूछेगा, आएगा कहां से? यहीं से, पूरा तो मारिए दिए। समझ में? लेकिन वो जितना मूर्खा धीराज पढ़ रहा है ना, उसे 2 नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए, हिंदी सोच रहा था वो 30 नंबर का, आज जितना पढ़ा उसे आया उसको 2 नंबर, फेल नहीं करेगा, वो करवे करेगा। आप समझिए, क्योंकि इसमें भी 2 कैटेगरी का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आज जैसे हिंदी में वैसे संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में। चूंकि सीटेट में आपको प्रश्न जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। पहला जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, और फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं तथ्य। तो तथ्य आधारित प्रश्न, तो पहला जो कैटेगरी होगा वह होगा आपका तथ्य आधारित प्रश्नों का, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फैक्ट बेसिस क्वेश्चन। दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे अवधारणा आधारित प्रश्न। अब देखिए, एक तरफ आपके सामने एक शब्द आया तथ्य, और एक तरफ आया कौन सा बताएगा? अवधारणा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट और इसको बोलेंगे कंटेंट। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट में और कंटेंट में अंतर है। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा और कंटेंट मतलब विषय वस्तु तथ्य। इसको बोलेंगे फैक्ट बेसिस, इसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट बेसिस, इसको बोलेंगे तथ्य आधारित, इसको बोलेंगे अवधारणा आधारित। लेकिन सवाल यह है कि सर किस तरह का प्रश्न
तथ्य आधारित है और किस तरह का प्रश्न अवधारणा आधारित है, इसको समझना जरूरी है। हम आपके सामने करते हैं एक सवाल, और सवाल से आपको समझ में आएगा कि ये दोनों किस किस टाइप के प्रश्न होते हैं। अगर हम आपको एक दिन पढ़ाएं कि बिहार की राजधानी पटना है, एक दिन हम आपको पढ़ाएं और रटवा भी दिए कि रट लो बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, कल हो करके हम आपसे ये सवाल पूछेंगे और लिख देंगे बोर्ड पर कि बिहार की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 बंगलोर, नागपुर, चेन्नई, पटना। क्या खोजिएगा आप उसमें? पटना खोजिएगा। मतलब आपका नजर और निगाहें वो दोनों किसके खोजने रहेगा? पटना के। क्यों? क्योंकि आपने याद किया है कि बिहार की राजधानी पटना है। अब ये जो जिस प्रश्न का उत्तर केवल एक लाइन में आप रटकर दे सकते हो, दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसको बोलते हैं हम लोग तथ्य आधारित प्रश्न। और जिस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको समझ बनाना पड़े उसे हम अवधारणा आधारित प्रश्न कह सकते हैं। अगर आपसे हमने सवाल किया कि बिहार की राजधानी कहाँ है और आपका नजर और निगाहें पटना पर टिका रहा, तब वह आपका तथ्य आधारित प्रश्न हो गया। लेकिन अगर हमने आपसे सवाल ये किया कि बिहार की राजधानी पटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, समझ में आया? बिहार की राजधानी पटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पटना में गांधी सेतु पुल है, ऑप्शन नंबर 2 पटना में गोल घर है, ऑप्शन नंबर 3 पटना में गांधी मैदान है, ऑप्शन नंबर 4 पटना में इंडिया गेट है। बताइए क्या आंसर? इंडिया गेट। इसका मतलब आप क्या समझे? मतलब अगर आपको पूरे पटना की जानकारी नहीं होता तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाते क्या? नहीं दे पाते। ये हो गया अवधारणा। मतलब जब तक आप किसी अवधारणा को जाने बिना अगर उत्तर नहीं दे सकते, वो आपका हो गया हमारा कौन सा? कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन। आज जिसका रटकर उत्तर दे सकते हैं वो हो गया हमारा कौन सा? तथ्य आधारित क्वेश्चन। क्लियर है? सवाल ये है सर कि ई कितना नंबर का पूछेगा और ये कितना नंबर का पूछेगा, इसको समझना है। देखिए 30 नंबर जो आपको सीडीपी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये कौन सा वाला है? सी वाला है। तो सी वाला का मतलब समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन। वैसे ही घुमाऊ फिराऊ, बात समझ में आ रहा है? जिस दिन आपने सोचा कि 30 नंबर का मैथ पूछा उसी दिन आप फेल कर गए। 30 नंबर का मैथ नहीं पूछा, पूछा आपसे मैथ कितना नंबर का? 15 नंबर का। देखिए अगर आपसे पूछेगा 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये है हमारा मैथ फैक्ट। 4 होगा तो होगा, पहले के जमाने में भी होता था और अभी के जमाने में भी होगा। इसमें आपके रुचि और रुचि का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। दिस इज फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, है ना? लेकिन प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक जाता है और बच्चा को गुना की अवधारणा उसको सिखाना है। बताइए कौन से विधि के द्वारा बच्चा को वह टीचर गुना की अवधारणा को सिखाएगा? समझ में आ रहा है? सीधे उत्तर पूछा तो तथ्य, कैसे सिखाना है कि 2 गुना 2 4 कैसे होता है, तब हो गया अवधारणा। बात समझ में आ गई? मैथ में सेम वैसे ही है बउआ। 15 नंबर पूछेगा बनाने वाला क्वेश्चन, आप 15 नंबर पूछेगा सोचने वाला क्वेश्चन। 15 नंबर पूछेगा कि बताइए इसका आंसर क्या है, आप 15 नंबर यह पूछेगा कि बताइए इसका आंसर काहे इतना आया। आप कैसे समझाइएगा, है ना? 15 नंबर यह पूछेगा कि 30 भागा 2 बराबर क्या है, आप 15 नंबर में ये पूछेगा कि 30 भागा 2 बराबर जो 15 हो रहा है, ये बतवा आप बच्चा को कैसे सिखाइएगा? बताइए। समझ में आ गया? तो जब यह हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस, और जब सीधे उत्तर की बात करेगा वो हो जाएगा हमारा फैक्ट बेसिस। बोलो क्लियर? तो बनाने वाले प्रश्नों की संख्या 15 और समझने वाले प्रश्नों की संख्या 15। ठीक है बात? तो 15 और 15 मिलकर बना 30। ठीक है? ईवीएस में बात कर लेते हैं सेम। 15 नंबर रहेगा याद करने वाला, जिसका एक लाइन में सवाल को याद करके आप उसका उत्तर दे सकते हैं। समझ रहे ना? जैसे आपके पूछ सकता है किसी प्रश्न को और जिसका उत्तर एक लाइन में, जिसको याद करके आप उत्तर दे सकते हैं, वो पूछेगा आपसे 15 नंबर का। आप 15 नंबर आपसे यह पूछे, जैसे पूछ दिया आपसे
कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो उसमें आप खोजिए खाली कि प्रकाश संश्लेषण केने हैं। अरे भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, तब प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस केने इस चीज को आप खोजिएगा। लेकिन वही बतवा पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को 5वीं क्लास में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन विधि का इस्तेमाल एक शिक्षक के रूप में आप करेंगे। क्या हो गया, वो हो गया ईवीएस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है, मतलब प्रश्न पूछे सीधा जवाब चाहिए तो वो हो गया फैक्ट, और प्रश्न पूछने पर घूम घूमा हुआ जवाब तब हो गया क्या, कॉन्सेप्ट। तब 15 नंबर का इसमें भी पूछेगा कॉन्सेप्ट। याद करने वाला 15 नंबर और समझने वाला 15 नंबर। हिंदी में भी सेम 15 नंबर का आपसे पूछेगा हिंदी फैक्ट, इसी 15 नंबर में सिलेबस बटा हुआ है 8 नंबर गद्य और 7 नंबर पद। 8 नंबर कहेगा कहानी पढ़िए उसका उत्तर दीजिए, और 7 नंबर कहेगा कवि का भाव पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। 8 7 मिलकर हो जाता है कितना, 15। आज जिसको आप 24 घंटा पढ़ते थे व्याकरण को, उसी व्याकरण में से इसी 8 7 15 में 2 से 3 नंबर पर रखेगा। और वो 3 4 गो टॉपिक फिक्स है, वो संधि है, वो समास है, वो अलंकार है, वो शब्द। जय श्री राम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है। देखिए एकदम टेक्निकली चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क कीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 नंबर गद्य है, 7 नंबर पद है, तो खाली हमको गद्य और पद बनाने का ढंग होना चाहिए। एक मतलब ये होगा कि हमको व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 4 गो टॉपिक पर पूछेगा तो 4 टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, मामला क्लियर। 15 नंबर जो पूछेगा वो घूम घूम हुआ रहेगा कि एक शिक्षक होने के नाते, एक हिंदी के शिक्षक होने के नाते पे क्या क्या गुण होना चाहिए। बच्चा को हिंदी कैसे सिखाइएगा, बच्चा को अ आ ई कैसे सिखाइएगा, शब्द भेद हम किसे कहते हैं, शब्द भंडार हम किसे कहते हैं, है ना। बहुभाषिकता क्या है, बहुसंस्कृति क्या है, बहुसंस्कृति से क्या समझते हैं, बहुभाषिकता से क्या समझते हैं, बस वो हो गया हिंदी कॉन्सेप्ट। अब वो तो हिंदी व्याकरण में ना पढ़ना है कि बहुभाषिकता किसे, बस सेम जैसे हिंदी में कहेगा वैसे ही कहां पर रहेगा, संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू में, अंतर कुछ नहीं। हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी में बउआ हो कर आम हो आम, इंग्लिश वाले सर आएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं आम नहीं, AMANGO, समझ रहे ना। और संस्कृत वाले आएंगे तो बोलेंगे नहीं, दोनों में से कोई नहीं, इसको आप लिखिए ऐसे, बात समझ, आमरम। तो हम पढ़ाएंगे आम, वो पढ़ाएंगे मैंगो, और संस्कृत वाले आमरम, लेकिन कॉन्सेप्ट तीनों में सेम है। मतलब हिंदी कंप्लीट तो ऑलरेडी संस्कृत और इंग्लिश भी कंप्लीट, चेंजिंग केवल क्या, भाषा का। पढ़ के समझ लिए, ये भी मामला क्लियर, समझ में आ गया। अब ये सिलेबस को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ तो बैठा होगा भाई, समझ ना। यहाँ पर भी CD पे जैसे यहाँ पर 30 नंबर था वैसे रहेगा, हिंदी में 15 नंबर फिर ऐसे ही छट जाएगा। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत में भी 15 नंबर यहाँ पर भी छट जाएगा। 60 नंबर का जो ये सोशल साइंस या साइंस है, इसमें भी 40 नंबर का आपसे पूछेगा फैक्ट याद करने वाला, अब 20 नंबर का फिर हुए रहेगा जो हम आपको इधर पढ़ाएंगे। मतलब अगर आप पेपर 1 का तैयारी करते हैं तो 90 नंबर का ऑलरेडी पेपर 2 में तैयारी हो गया, 20 नंबर का हो गया, 90 20 कितना होता है, 110 नंबर। पेपर 1 का तैयारी कीजिएगा तो ऑलरेडी 110 नंबर का तैयारी पेपर 2 का भी हो गया आपका। बचा कितना, 40 के लिए केवल पेपर 2 में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। तो अब बताइए यहां पर एक चीज आपको हम ध्यान दिलवाते हैं, बताइए आप ही जब 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे थे, एक फैक्ट वाला और एक कॉन्सेप्ट वाला, तो आप काउंट कीजिए कि फैक्ट वाले प्रश्नों की संख्या कितना है। फैक्ट वाला प्रश्न पहले कॉन्सेप्ट वाला काउंट कर लीजिए। तो कॉन्सेप्ट वाला कितना है, 30 नंबर का इसमें, आप 15 नंबर का इसमें, 15 नंबर का इसमें, 15 नंबर का इसमें, और 15 नंबर का इसमें। 15 15 30 45 60 नंबर ही, और 30 नंबर ही, कितना हो गया, 90 नंबर हमारा कौन वाला हो गया, कॉन्सेप्ट वाला हो गया। और जब 90 नंबर कॉन्सेप्ट वाला, तो 60 नंबर वाला कौन हो गया हमारा, फैक्ट वाला।
तो बउआ हो, याद करके लावे वाला प्रश्नों की संख्या 60 और समझ कर उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या 90। बताइए ज्यादा जोर के नहीं देना, याद करने वाला पर कि समझने वाला पर। तो समझने वाले अगर प्रश्नों का ज्ञान अगर आपको हो गया तो आप सीटेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में। कैसे? कहा कि ऑलरेडी 90 नंबर पर आपको पास करना ही है, 90 नंबर केवल समझने वाला दे रहा है। तो अगर इस पर हम पकड़ बना लेते हैं तो रटने से अगर 60 में 30 नंबर मार दिए तो समझ रहे बढ़िया नंबर आ जाएगा। बात समझ में? आज से आप अपने दिमाग में बैठाइए कि हमको सोचना है, समझना है, सीखना है, रटना नहीं है। और रटने वाले प्रश्नों पर पकड़ बनाने के लिए टीचर का लेक्चर सुनना पड़ेगा, व्याख्या सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई किताब नहीं है। किसका? इसका। समझने वाला का कोई किताब नहीं। ये एक प्रकार का थिंकिंग है, एक प्रकार का सोच है, एक प्रकार का लॉजिक है, एक प्रकार का तर्क है, जो शिक्षक के द्वारा आप सुनिएगा तो आप में विकसित होगा। और जिस दिन विकसित हो गया उस दिन 90 नंबर पर आप टारगेट बनाना जब चालू कर दिए, बस रिजल्ट आपके हाथ में है। कहाँ मेहनत करने की जरूरत है बताओ? और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 90 नंबर को पाने के लिए आपको देना है केवल 90 दिन का समय, है ना? 3 महीना, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। और 3 महीना आप दीजिए। आज जो आप आए हैं उसमें अगले 10 दिन बाद हम आपको बता दे रहे हैं। अभी जो है उसमें आफ्टर 10 डेज जो बाद आप रहेंगे उसमें खुद से आप पूछिएगा कि 10 दिन पहले क्या थे और अभी हम क्या है। अगर अंदर से आवाज आएगा कि नहीं नहीं 10 दिन में तो बहुत कुछ सीखा है, मतलब समझ लीजिए कि आपका ट्रैक एकदम शानदार चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको अब इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम पास कैसे करेंगे, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आ गए। और बिल्कुल भी घबराना नहीं, वो टेंशन हमारा है कि आपको पास कैसे कराना है। और एकदम नॉर्मल वे में पढ़ा कर हम आपको सिखा सकते हैं। तो चलिए, हमको लगता है कि ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा और ये सिलेबस की बात भी आपको समझ में आ गया होगा। लिखना चाहेंगे क्या इसको कि मिटा दे? सब तो जानते ही होंगे लगभग, क्या मिटा देते हैं? ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। आज कोई कंफ्यूजन है सिलेबस के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बताइए कौन कंफ्यूजन है? ऑनलाइन वाले क्लियर है? बताइए एक बार यस नो करके, एक बार यस नो करके बताएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत बताइए? कोई नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब जो है आप लोग को ये वाला नोट्स मिला है? ये वाला नोट्स मिला है? नहीं मिला? नहीं मिला, कल मिल जाएगा। हाँ हम देंगे, कल देंगे। देखिए ये वाला नोट्स पर हमारा लिखा हुआ है नोट फॉर डेमो क्लास, है ना? तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको हम सबसे पहले वो नोट्स देते हैं जिसका नाम होता है नोट्स फॉर डेमो क्लास। ये केवल डेमो क्लास के लिए ही हमने डिजाइन किया है। इसमें हम आपको हर विषय का टॉपिक रखे हैं ताकि बच्चा हमारे पास में जब डेमो क्लास करने आए ना तो उसको हर विषय का एक एक टॉपिक पढ़ा करके हम बता सके, अपने आप को प्रूफ कर सके कि हमारा बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेमो क्लास हम बच्चा को इसीलिए देते हैं ना क्योंकि पहले वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आत्मसंतुष्टि हो। हम कितना भी साल से पढ़ा रहे हैं उससे मतलब आप मत रखिएगा। हमारा पढ़ाने का तरीका और अंदाज आपको पसंद आएगा ना तभी हमारे संस्थान के साथ में जुड़िएगा। अंदाज पसंद नहीं आएगा तो नहीं जुड़िएगा। हम ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं क्योंकि टीचर जो होता है ना वो अपना 110% देगा, लेकिन सवाल यह है कि हम 110% देने का मेरा वे क्या है, तरीका क्या है, आप में क्या वो ट्रांसफर हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है यह बात आपको समझदारी हो जाएगी, उस दिन आप संस्थान से जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम डेमो क्लास में हॉट टॉपिक को देते हैं। अब आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए, इस डेमो क्लास को जब आप पलटिएगा, हालांकि अभी आपके पास में नहीं है लेकिन कल दे देंगे, तो पलटिएगा तो सबसे पहले हमको पढ़ना है भाषा टॉपिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भाषा। ठीक है ना?
देखिए भाषा को हम लोग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और आपको हम एक बात और बताते हैं, जितना भी हम आपको बताए हैं ना कि ईवीएस में 2 कैटेगरी, मैथ में 2 कैटेगरी, हिंदी में 2 कैटेगरी, तो हम नोट्स भी देंगे 2-2 कैटेगरी की। मतलब आपको हमारे यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी विषय में हम नहीं लिखवाएंगे, आपको यहाँ पर आकर लिखना ही नहीं। इसीलिए 90 दिन में सिलेबस खत्म करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ईवीएस का हो गया, तो ईवीएस में 2 कैटेगरी है, हिंदी का हो गया, हिंदी में 2 कैटेगरी है। तो देखिए 2 कैटेगरी में वो हमारा हिंदी फैक्ट वाला था, याद है आपको, और एगो हिंदी कॉन्सेप्ट वाला था। तो हिंदी कॉन्सेप्ट वाला का नोट्स अलग होगा, टीचर अलग होगा, और हिंदी फैक्ट वाला का नोट्स अलग होगा, टीचर अलग। समझ में आ रहा? मैथ में भी सेम, कंटेंट अलग और फैक्ट अलग। समझ में आ रहा है? ईवीएस में भी सेम, कॉन्सेप्ट वाला अलग और फैक्ट वाला अलग। तो हर विषय में आपको अलग अलग नोट्स प्रदान किया जाएगा, ठीक है। खैर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने मुद्दा टॉपिक पर। देखिए भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या बताएगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में सबसे पहला बात हमारे पास में यह आता है कि भाषा हम कहते किसे। तो बड़ा बचपन से ये चीजें आप याद किए होंगे कि सर जी हम अपने मन के विचार को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये बात तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि आप बनने वाले भविष्य के एक शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आपका परिभाषा भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। और हम आपको बता रहे हैं मनोविज्ञान के हिसाब से कि भाषा हम किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं तो आप जवाब दीजिएगा, भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। संप्रेषण शब्द से हमारा मतलब है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है। बोलने और सुनने के क्रम में वह व्यक्ति 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देगा, वहां पर संप्रेषण की क्रिया को हम सार्थक मानते हैं। संप्रेषण तब संभव है जब हमारे पास भाषा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। याद नहीं हुआ होगा लेकिन समझ में थोड़ा सा आया होगा। अब यहां पर हम आपको एक लाइन बोले हैं, क्या, भाषा संप्रेषण का माध्यम, बोले ना, भाषा संप्रेषण का माध्यम। अब यहाँ पर एक नया टैगवर्ड हमारे सामने आता है, इसका नाम क्या है, संप्रेषण। तो संप्रेषण को हम लोग बोलते हैं बउआ, क्या बताइएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना क्या होता है, कम्युनिकेशन में या फिर संप्रेषण में जो फीडबैक होता है, क्या होता है, फीडबैक। तो ये फीडबैक होता है, फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं पृष्ठपोषण। क्या बोलते हैं, पृष्ठपोषण। तो फीडबैक जो होता है संप्रेषण में वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला फीडबैक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक पृष्ठपोषण। क्या बोलते हैं बाबू, मौखिक पृष्ठपोषण। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बताएगा, लिखित पृष्ठपोषण। और तीसरा जो पृष्ठपोषण होता है उसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक पृष्ठपोषण। सही है बात। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये तीनों पृष्ठपोषण है क्या। मान लीजिए पहले हमको समझना किसके बारे में, संप्रेषण के बारे में। देखिए एक व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है, ठीक है। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति। मान लीजिए कि पहला व्यक्ति कुछ बोला, तब बोला इसके मुख से, देखिए, और बोला तो भाई ध्वनि को चलने के माध्यम की आवश्यकता होती है। फिजिक्स में ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। अब देखिए जब ये बोला तो किसी न किसी माध्यम से इसका बात इसके कानों तक पहुंच गया, और पहुंचा तो इसके दिमाग में उस बात के प्रति कोई विचार या कोई फीडबैक उत्पन्न हुआ। और जब उत्पन्न हुआ तो यह व्यक्ति क्या दिया भाई, तो यह व्यक्ति दिया फीडबैक। और जब फीडबैक दिया तो यह फीडबैक 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से अगर दे देगा तो हम समझेंगे कि इन दोनों में संप्रेषण की क्रिया सार्थक हुआ है। अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं दिया
तो हम समझेंगे कि भाई संप्रेषण की क्रिया दोनों में सार्थक नहीं हुआ। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, संप्रेषण तब सार्थक होगा जब तीनों प्रकार के फीडबैक में से किसी एक प्रकार का फीडबैक सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा। सपोज दैट, एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे अभी तो हम आपको थ्योरी बताएं, पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, सुनने के बाद मन में विचार उत्पन्न होता है, विचार के प्रति अगर वह व्यक्ति तीन प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है तो संप्रेषण की क्रिया को हम सार्थक मानेंगे। अब मान लीजिए, जैसे सपोज दैट हम हैं आपके सामने और आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, पढ़ा है ना। तो बिहार की राजधानी पटना है, तो हम क्लास में मान लीजिए आए, अब बोले कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी, बिहार की राजधानी पटना है ना जी। आपका क्या नाम है? पूनम। तो पूनम बोली, हम बोले बिहार की राजधानी पटना है ना जी, तो पूनम बोली यस सर। बात समझने का प्रयास कर। आपका क्या नाम है? सुनीता। अब देखिए, पूनम बोली यस सर, लेकिन सुनीता बोली नहीं। सुनीता पेज पर लिखी क्या? यस सर, और ऐसे हमको दिखा रही। हमारा क्वेश्चन क्या था? बिहार की राजधानी पटना है ना जी। तो पूनम बोली यस सर, लेकिन सुनीता बोली नहीं, सुनीता लिखकर हमको दिखाई। बात समझ में आया? अब सुनीता जब लिख कर दिखाई, एक और व्यक्ति आपके पास बैठा, आपका क्या नाम है? श्यामा। चलिए, सुनीता के बगल में श्यामा भी बैठी थी, है ना। अब पूनम बोली यस सर, सुनीता लिखकर दिखाती है और श्यामा न बोलती है न लिखती है, केवल अपने सर को हिलाती है। बोलो ना, समझ में आ रहा है? अरे भाई, पूनम, सुनीता और श्यामा तीनों के साथ में हमारा संप्रेषण सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पूछो क्यों? क्यों भाई, तीनों ने फीडबैक दिया है ना। अब भले एक जो है मौखिक रूप से दिया, दूसरा लिखित रूप से दिया, तीसरा सांकेतिक रूप से दिया, दिया तो सही। इसका मतलब तीनों के बीच में हमारा संप्रेषण क्लियर हुआ, लेकिन चौथा है वो पीछे बैठा हुआ था। सारा कहानी खत्म होने के बाद क्या बोले हैं सर? संप्रेषण सार्थक हुआ उसके साथ? नहीं हुआ ना। हाँ, बस ये संप्रेषण। कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? इसी को कम्युनिकेशन कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके बात को सुनता है, सुनने के बाद अगर तीन प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है, चाहे वह फीडबैक मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो, सांकेतिक रूप में हो, अगर फीडबैक देता है तो संप्रेषण की क्रिया को हम सार्थक मानते हैं और इसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास भाषा। अब हमारे पास बोलना ही नहीं रहता, हमारे पास भाषा ही नहीं रहता, तो हम कैसे आकर कहते कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी। यह बात बोले हैं तब ना वो बोलिए यस सर। तो अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो बताइए कम्युनिकेशन पॉसिबल था? इसीलिए तो कहा गया भाषा संप्रेषण का माध्यम है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? संप्रेषण क्या है ये भी आपको समझ में आ गया, और भाषा क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। भाषा के बारे में बस एक बात आप समझ लिए कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने में व्यक्त करते। कहेगा संप्रेषण कौन है, तो कहिएगा जब पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, बोलने सुनने के क्रम में तीन प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है, तो हम समझेंगे कि संप्रेषण की क्रिया क्या है, पॉसिबल हुआ। और संप्रेषण तो पॉसिबल है जब हमारे पास भाषा है। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है भाषा संप्रेषण का माध्यम। ठीक, इतना बात समझने के बाद में फिर अब एक और पॉइंट पर समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा बताइए, दुकानदार के पास में आप जाते हैं, किराना दुकान में, उससे आप क्या करते हैं पता है? संप्रेषण करते हैं। कहते हैं भैया चीनी कैसे? कहता है 54 रुपए के जी। बोला ठीक है 1.5 kg दीजिए। फिर बोलता है भैया दाल कैसे? बोलता है 50 रुपए के जी। ठीक है 2 kg दीजिए। कहते हैं ना, आप और आपके और उसके बीच में संप्रेषण चलता है। आप जब बोलते हैं तो फीडबैक देता है। आप कभी कभी तो ऐसे भी कहेगा भैया चीनी है, तो कोई सामान लेकर के वहां पर रख रहा है तो कहेगा संप्रेषण हो रहा है। कैसा संप्रेषण? सांकेतिक। आप बोल दिया तो मौखिक, हालांकि लिख कर नहीं दिखाता है, लेकिन संप्रेषण का माध्यम वो भी। क्लियर है?
अच्छा देखिए, फीडबैक देने का एक लिखित माध्यम आपने देखा होगा। दूध पनीर के दुकान पर पनीर है, दूध है लिखा रहता है, और लिख करके और लस्सी है लिखा रहता है वहां पर। वो पता है वो फीडबैक देता है, लेकिन वो कौन सा फीडबैक है? लिखित फीडबैक है ना, उसको बोलते हैं राइटिंग, क्या बताइएगा, फीडबैक। अब रिटन फीडबैक, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। संप्रेषण आप समझ गए हो, मतलब संप्रेषण नहीं होता तो हम लोग का एक दूसरे से बोलना चलना संभव ही नहीं हो पाता। आदान प्रदान होता क्या, कम्युनिकेशन होता क्या, और भाषा नहीं होता तो संप्रेषण भी नहीं होता। इसलिए भाषा संप्रेषण का माध्यम है, और संप्रेषण तब पॉसिबल है जब भाषा। संप्रेषण हम अपने आम जीवन में घर परिवार समाज दुकानदार से खूब करते हैं, सही है। अब आइएगा एक और पॉइंट हमारे सामने। अब भाषा को जब आप समझ गए तो भाषा के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिएगा। भाषा का औपचारिक प्रकार की अगर हम बात करें तो भाषा का औपचारिक प्रकार दो ही। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, लिखित भाषा, और दूसरा हो जाएगा कौन सा बताइएगा, मौखिक भाषा। सबका नोट्स हम आपको देंगे। अब इसमें कौन सा बड़ा चीज हो गया भाई कि हाँ इसके परिभाषा को हमको बेहतर याद करना होगा। ऐसे हमारे साथ याद कीजिए। अगर कहेगा लिखित भाषा किसे कहते हैं, अरे भाई तो अभी न पढ़ाए हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो बोले हैं ना कि बोलकर अपने विचार को प्रकट करना, मन के भाव को प्रकट करना भाषा। तो बस लिखकर मन के भाव को प्रकट करना लिखित भाषा, अब बोलकर मन के भाव को प्रकट करना मौखिक। काम खत्म, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं। मन के भाव को प्रकट करना भाषा है, तो जब बोलकर करेंगे तो मौखिक हो जाएगा, और लिखकर करेंगे तो लिखित हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। लेकिन तीसरा हमारे सामने एक और आता है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका नाम क्या है, सांकेतिक भाषा। लेकिन ये भाषा के औपचारिक प्रकार में नहीं आता है, लेकिन आपको सीटेट में इसके बारे में पढ़ना जरूर। सांकेतिक भाषा बच्चा कब यूज करता है, देखिए बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले अगर किसी भाषा का प्रयोग करता है तो वह सांकेतिक भाषा। अब ये शारीरिक आवश्यकता कितना प्रकार का होता है, तो बच्चा का, किसी भी बच्चा का शारीरिक आवश्यकता 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है भूख, दूसरा होता है प्यास, और तीसरा होता है नींद। ये 3 शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चे किस भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए किसी बच्चा को अगर प्यास लगता है तो रोना चिल्लाना, अजीब तरह का व्यवहार करना, ग्लास के तरफ में मुंह करना संकेत देता है कि भाई प्यास लगा है पिलाओ। क्योंकि प्यास उसका क्या है, एक शारीरिक आवश्यकता है। भूख, अगर उसको भी भूख लगता है तो अगर उसको भूख लगता है तब क्या करता है, वो भी क्या करता है, संकेत देता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अंततः मम्मी उसके संकेत को समझ जाती है, कहती है कि नहीं इसको भूख लग गया, समझ में। जब उसको नींद लगता है किसी के गोद में नहीं रहेगा, रोएगा चिल्लाएगा, अजीब तरह का व्यवहार करेगा, तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा बताइएगा, नींद हो जाएगा। मतलब बच्चा इन 3 शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा करता है, किस भाषा के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा ही करता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बच्चा अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा करता है, तो आपका जवाब होगा भाई साहब सांकेतिक भाषा के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि बच्चों में सबसे पहले किस भाषा का विकास होता है, तो कहिएगा मौखिक भाषा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किस भाषा का विकास होता है, तो मौखिक भाषा। बच्चा जब माँ के गर्भ से इस धरती पर आता है तो सबसे पहला काम उसका होता है क्या, रोता है, और रोना चालू किया मतलब मौखिक भाषा का विकास प्रारंभ हो। कि बच्चा निकलते निकलते कहता है लाइए पेंसिल, क लिखना है, ऐसा कहेगा क्या? तो राइटिंग स्किल का उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, पहले मौखिक भाषा का विकास होता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का विकास होता है, तो आप कहना मौखिक भाषा का। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले बच्चा किस भाषा का प्रयोग करता है, तो आप कहना सांकेतिक भाषा। अगर आपसे सवाल पूछे कि बच्चे के दिमाग में सबसे पहले किस भाषा का क्रियाशीलता उत्पन्न होता है, तब कहिएगा मातृभाषा। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। हमारे पास बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि सर हम बिना पढ़े 86 नंबर ला दिए,
4 नंबर से फेल कर गए। और यह बात आगे कहते हैं कि सर ओबीसी में थे, 82 लाना था, एकदम नहीं पढ़े थे सर, 80 नंबर आ गया। उसको ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो बिना पढ़े जब 80 नंबर, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आराम से 92, 100, 110 आ सकता है। गलत। ये 2 नंबर का फासला है ना, कहीं 4 साल फेल कराते रहे, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 3। मैट्रिक के लड़का को अगर आप सीटेट में बैठा दीजिए तो 60 नंबर ला देगा। मैट्रिक के बच्चा को अगर आप सीटेट में बैठाइए 60 नंबर उला देगा, 60 नंबर उला देगा। लेकिन इस 60 से 82 तक जाने के लिए मैट्रिक के बाद में डीएलएड करना होगा या फिर बीएड करना होगा। मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद में डीएलएड या बीएड करना होगा, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग करना होगा, उसके बाद में फिर एन टीचिंग में आना होगा। समझ है ना? माने हमारे कहने का मतलब ये 60 से 82 जाने के लिए उसको 7 साल लग जाएगा। फासला समझ रहे कितने नंबर का? मात्र 22 नंबर का। 60 नंबर तो ऐसा ही प्राप्त कर लिया। तो अगर आप बिना पढ़े बीएड करके 75 नंबर भी प्राप्त कर लिए हैं तो कोई बड़ा उपलब्धि नहीं माना जाएगा। इसलिए क्योंकि मैट्रिक का बच्चा भी 60 नंबर प्राप्त कर सकता है। सवाल ये है ना सर, बच्चा के फेल होने का संख्या हम आपको बता रहे हैं 80 से 90 के बीच में, इतने से फेल करें। 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8। किसी बच्चे को आप आज तक सुने हैं कि 50 नंबर से फेल किया है ना? बहुत कम सुने होंगे। 10 नंबर, 8 नंबर। कारण पता है क्या है? कि जो आपको 8 नंबर प्राप्त कराएगा ना, उस चीज को आप पकड़ नहीं पाते, वही प्रॉब्लम। अगर जिस दिन आप सीख लीजिएगा कि हम 8 नंबर को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, तब आपका मामला हो जाएगा क्लियर। और ये जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाने से आपको फायदा क्या होगा कि एक एक टॉपिक के डिटेल को आप जानिएगा। हमारा शॉर्टकट मेथड नहीं है, हम किसी भी टॉपिक के बारे में कम से कम आधा घंटा बोलेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद में व्याख्या देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और उसको जितना सुनिएगा उतना ही पेडागोजी का आप में विकास होगा। समझ में आ रहा है? ये नोट्स कुछ नहीं है। नोट्स हम आपको केवल देते हैं कि आप पहचानिए कि हम आज इतना पढ़े। मेन ये है जो हम आपके सामने बोलते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे हम अभी आपको पढ़ा दिए भाषा, भाषा के प्रकार, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण में फीडबैक किसे होता है, कितने प्रकार का होता है, सांकेतिक भाषा, बच्चों का शारीरिक आवश्यकता कितना प्रकार का होता है, ये भी पढ़ा दिया। एक और चीज सीख लीजिए। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? लिपि के बारे में, ठीक है ना? अब लिपि के बारे में समझ। लिपि का नाम आप सुने होंगे, मैट्रिक की परीक्षा में लिखे भी होंगे देवनागरी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं हुआ कि है कौन। लिख तो दिए हैं लेकिन है कौन? तो अब समझिए लिपि क्या होता है। देखिए लिपि का जो काम होता है, जैसे हम बोल रहे हैं एकदम नॉर्मल भाषा में चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। हम बोल रहे हैं और आप हमारे बात को समझ रहे हैं, तो हमारा जो बोलना होगा और आपका जो सुनना होगा, उस बोलने को अगर कोई कहे कि इसको लिखित रूप में प्रकट करो, तो लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया गया, और उसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बस बात खत्म। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार के चिन्ह की जरूरत होती है, और उस चिन्ह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लिपि के नाम से जानते हैं। मामला क्लियर? कोई दिक्कत है क्या बताइए? अभी हम आपको, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, उसको लिखित रूप में प्रकट, मेरा जो बोलना होगा उसको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के चिन्ह की जरूरत होती है, उसी चिन्ह को लिपि के नाम से जानते हैं। बात खत्म। समझ रहे ना? अब हिंदी का जो चिन्ह है, हिंदी लिखने का, वो देवनागरी चिन्ह है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं लिपि देवनागरी। बस बात। इस सब आपसे सीटेट में पूछेगा नहीं कि लिपि आपका कौन है, ये नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन भाई अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं, भाषा पेडागोजी को पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पेडागोजी को पढ़ रहे हैं, तो आपको जानना जरूरी ना है। हम आपको केवल यहाँ पर सीटेट पास कराने के लिए अच्छा जानकार टीचर बन के निकलिए, ये भी जरूरी है। कि कोई आपसे प्राथमिक विद्यालय में अगर आप भर्ती हो जाए, शिक्षक बन जाए, तो कोई मीडिया वाला आकर के आपके मुंह में माइक नहीं घुसेड़ दे कि बताइए एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होगा, और उसके बाद में आप भागना चालू कर दे। नहीं, ढार दीजिए उसके सामने में। जब जाने रहिएगा तब ना, ज्ञान रहेगा तब ना। आप जानते हैं कि आरटी 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, एनसीएफ 2005,
आर्टिकल 1 के अनुसार हमारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, कोई मीडिया अगर हमसे सवाल करता है किस नियम के थ्रू उसके अपोजिशन में हम जा सकते हैं, ये सब पढ़ना पता रहेगा तब ना। बहाली तो हो गया ऐसे ही, कहां से पता रहेगा कि हाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम का, एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या, हमारा धर्म क्या, हमारा अधिकार क्या। तो यह बात आप में पूछने के लिए, रिएक्शन देने के लिए आप में कुवत होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और कुवत कैसा, शिक्षा का कुवत होता है ज्ञान का, ये नहीं कि हाँ बाहुबली होना चाहिए, ज्ञान का कुवत आप में होना चाहिए, तब ना किसी के सामने आप दहाड़िएगा। ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब आप अच्छे से चीजों को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम आपको जो पढ़ाए उसको हम रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ा दिए, भाषा। तो आप बताइए, भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। भाषा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। अब बताइए भाषा का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार औपचारिक। पहला कौन होता है, मौखिक भाषा। दूसरा कौन होता है, आप लोग भी बोलिए, लिखित भाषा। तो बोलिए बोलकर विचार को प्रकट करना कौन भाषा है, लिखकर विचार को प्रकट करना कौन भाषा, लिखित भाषा। बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा। शारीरिक आवश्यकता बच्चा का कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है बोलिए, भूख प्यास नींद, ठीक है ना। अच्छा भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है, संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन में फीडबैक कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अगर कोई व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है, सुनने के क्रम में, बोलने के क्रम में किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है, तो क्या संप्रेषण की क्रिया सार्थक माना जाएगा कि नहीं। अगर मौखिक, लिखित या सांकेतिक किसी भी पृष्ठपोषण में से किसी भी एक प्रकार का पृष्ठपोषण अगर सामने वाला व्यक्ति आपको दे रहा है, तो क्या संप्रेषण की क्रिया वहां पर सार्थक होगा कि नहीं होगा। तो बताइए भाषा है तभी संप्रेषण संभव है, जब भाषा नहीं रहेगा तो क्या संप्रेषण संभव होगा क्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि नहीं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। लिपि के बारे में आपको बताए हैं, लिपि के बारे में जो हम बोलते हैं आप सुनते हो, उसको लिखित रूप में विशेष प्रकार की चिन्ह की जरूरत होती है, उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लिपि के नाम से जानते हैं। बात खत्म। अब जितना पढ़ाए उसको, अब वो चीजें आपको अभी याद हो गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, संप्रेषण किसे कहते हैं, फीडबैक कितना प्रकार का होता है, शारीरिक आवश्यकता कितना प्रकार का होता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। कोई नोट्स नहीं, कोई जो है आपको हम अभी कॉपी पर लिखवाए नहीं, लेकिन मुंह पर अभी आपको याद हो गया। एटलीस्ट आप 5 मिनट में तो 5 मिनट तो आप इस पर जरूर जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, फीडबैक क्या है, मौखिक क्या है, लिखित क्या है, सांकेतिक क्या है, हो गया ना। यही होता है पढ़ाई। तो पढ़ाई का मतलब ये है, अब वह अभी जो तुम लोग जिस स्टेज में हो ना, तो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, अभी आप लोगों को सीखना है। पढ़ने में और सीखने में अंतर होता है। पढ़ने का मतलब ये हो गया कि होमवर्क दिए कल याद करके लाना है, वो पढ़ाई है जो चलता था 1 से लेकर के 10+2 तक, समझ में आ रहा है। अभी जो आप जिस क्लास में बैठे हैं वहां पर पढ़ाई नहीं सिखाई करना है। और लर्निंग में और रीडिंग में बड़ा अंतर होता है। रीडिंग में कभी कभी तो आप रटकर भी सीखने का प्रयास करते हो और खाना पूर्ति करते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक का बच्चा देखिए कभी कभी खाना पूर्ति करता है, इंग्लिश का होमवर्क बना लिए, मैथ का होमवर्क बना लिए, फलना का होमवर्क बना लिए, वो पढ़ रहा है, सीख नहीं रहा है। लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है। तो सीखने के लिए लेक्चर और व्याख्या को सुनना जरूरी। टीचर जब आपके पास आए तो उसके लेक्चर को सुनिए कि आज उन्होंने क्या पढ़ाया और उनसे हमको क्या सीखने को मिला। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जिस तरह से यह बात आपको 10 मिनट के अंदर में समझ में आया है, भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, फीडबैक क्या है, प्रकार क्या है, भाषा का शारीरिक आवश्यकता क्या है, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति क्या है, उसी तरह से अगले 90 दिन के अंदर में हम सारा पेडागोजी आपके दिमाग में डाल देंगे। और पूरे सब्जेक्ट पेडागोजी को हम पढ़ाते हैं और पूरा पेडागोजी आपके दिमाग में रहेगा। अगले 15 दिन बाद में आपके पास में जो अभी जानकारी है और अगले 15 दिन बाद में जो जानकारी देखेगा उसमें काफी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम बेस्ट टीचर हैं, आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं। ये चीजें आपको डिसाइड करना कि हाँ है कि नहीं, समझ में आ रहा है।
क्योंकि ये स्टूडेंट डिसाइड करके जब हमारे सामने फीडबैक रहेगा तो हमको अच्छा लगता है। आज तक हम हजारों छात्र को पढ़ाते एन टीचिंग संस्थान से 2000 से ऊपर छात्र सीटेट पास करके निकल गया, सैकड़ों छात्र यहाँ से टीचर बन के निकल गया, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अभी भी बेस्ट नहीं मानते। हम चाहते हैं यह बात सुनना आपसे कि आप कहो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए डेमो क्लास देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल जब आप आइएगा तो आपको नोट्स भी दे देंगे और बाकी आगे भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, आगे का टॉपिक भी क्लियर करेंगे। उसके बाद एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी आपके मित्र बंधु सखा संबंधी होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, सही जगह पर आना चाहते हैं, टाइम को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। जब पढ़ना कहीं भी आपको, तो जहां पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है वहां पर पढ़ने के बाद बैठिए सर, है ना। तो पढ़ना अगर कहीं भी है तो आपको जहां पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट आप अपने दोस्त को फोर्स नहीं कीजिएगा कि हाँ तुम वहां पर पढ़ने चलो। तो इसको आप इतना रिकमेंडेशन मेरे तरफ से केवल ये कीजिएगा कि हाँ चल कर देखो, अच्छा लगा तो पढ़ना, नहीं अच्छा लगा तो नहीं, बस इतना आपको केवल कहना है। तो हमारे सहयोग में केवल हम आपको इतना बात कहेंगे कि किसी को फोर्स नहीं करना, चलवे करो। उसको ये कहना कि चलो ना भाई 7 दिन का फ्री क्लास है, देख लेना, पढ़ के अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं अच्छा। गेट तो हमेशा खोल कर रखते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगे तो तुरंत निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।